डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटोसिस। हम अपने प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर्स में सेल डिवीजन के बेसिक्स एंड क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए अमाउंट का चेंज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन किस तरीके से होता है उसको हमने डिस्कस किया। उसके लिए आपको वो वीडियो लेक्चर्स आप डिस्कस कंसीडर कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ पे हम माइटोसिस को पढ़ेंगे। माइटोसिस में थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें तो हम पाएंगे कि जो माइटोसिस है ये टर्म जो है, ये टर्म एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक जो हुए हैं उन्होंने ये माइटोसिस टर्म यूज की एंड उन्होंने क्या किया कि ये जो फ्लेमिंग यूज माइटोसिस टर्म, राइट, और ये जो माइटोसिस टर्म यूज की, यहाँ पे खास बात ये थी कि ये इन्होंने एनिमल सिस्टम में यूज की थी, राइट। तो एनिमल सिस्टम में माइटोसिस को सबसे पहले फ्लेमिंग ने डिस्कस किया और उस एनिमल सिस्टम का नाम क्या था जिसमें इन्होंने इसको यूज किया, उसका नाम था ट्राइट्यूरस मैक्यूलस। एक सैलामेंडर होता है, इस सैलामेंडर का एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म इन्होंने यूज किया और इस सैलामेंडर में, और इसका नाम जो है आपको याद रखना है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, ट्राइट्यूरस मैक्यूलस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देखी, लेकिन ये इन्होंने प्लांट सेल के बारे में ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं किया। बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं और उन वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था? स्ट्रासबर्गर। तो ये जो स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने फिर माइटोसिस टर्म का यूज किया प्लांट सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल सिस्टम में और प्लांट सिस्टम में इस टर्मिनोलॉजी का यूज करने वाले दो वैज्ञानिक अलग अलग हुए हैं, ठीक है। तो माइटोसिस जो है, माइटोस मीन्स इक्वल, मतलब माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है, जैसे कोई भी सेल है आगे वो डिवीजन कर रही है तो उसको कहते हैं पेरेंट सेल या मदर सेल, और आगे चल के जब वो डिवीजन करेगी तो उससे जो सेल बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या, जिसको कि हम 2n कहते हैं या फिर n कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगर यहाँ पेरेंट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी वो 2n ही होंगे, और अगर पेरेंट सेल में वो n है तो यहाँ भी वो डॉटर सेल में n ही होंगे। कहने का मतलब है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं आता, और यहाँ पे अगर क्रोमोसोम की संख्या 2n होगी तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? 2c, और क्रोमोसोम की संख्या n होगी तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? c। ये सारी चीज़ें मैं अपने क्रोमोसोम नंबर, अमाउंट ऑफ डीएनए वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ भी वो 2c और c ही होगा। तो कहने का मतलब है नो जेनेटिक वेरिएशन, मतलब यहाँ पे कोई भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता पेरेंट सेल और डॉटर सेल के बीच में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ जेनेटिक वेरिएशन वो नहीं आ रहे हैं जो क्रॉसिंग ओवर से डेवलप होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अलावा अगर कोई जेनेटिक वेरिएशन म्यूटेशन से आता है या किसी और कारण क्रोमोसोमल म्यूटेशन से आता है तो वो यहाँ पे अपीयर होंगे, लेकिन जो सेक्सुअल वेरिएशन है जो कि क्रॉसिंग ओवर से डेवलप होते हैं, जो कि हम जीन क्रॉसिंग ओवर में मियोसिस में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से वेरिएशन पैदा कर रहे हैं, उस तरह के वेरिएशन यहाँ नहीं आते। तो यहाँ किसी तरह का जेनेटिक वेरिएशन यूजुअली नहीं होता, हम यही बोलते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई रहती है। तो ये हमने देखा। दूसरा, माइटोसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर हम ध्यान नहीं देते, माइटोसिस में वन राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस, वन राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस जो होता है, तो कैरियोकाइनेसिस हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियस का डिवीजन। तो वन राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस followed by one round of cytokinesis, one round of cytokinesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, उसके जस्ट बाद यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है।
जो कॉमनली हम जो माइटोसिस बहुत पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि 1 राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय 1 राउंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या भी चेंज नहीं हो रही, डॉटर सेल और मदर सेल के बीच अमाउंट ऑफ डीएनए भी चेंज नहीं हो रहा, और कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये कुछ एक जनरल फीचर्स हैं माइटोसिस के, और किस किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बात की ये हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से कुछ नॉर्मल फीचर्स हैं। अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं कि जो माइटोसिस है वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, राइट। तो हम अगर माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस जो है यहाँ पे हम दो तरीके से पढ़ेंगे उसको। मतलब उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो पार्ट आएगा उसका वो आएगा कैरियोकाइनेसिस। मतलब हम पहले न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस, तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है सेल डिवीजन के भीतर, उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इस कैरियोकाइनेसिस में जो सबसे पहली फेज आती है उसको कहते हैं प्रोफेज। क्या कहेंगे, प्रोफेज। और बच्चों अब यहाँ से आगे जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता चल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए जो कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि होता क्या है कि जैसे जो हमारा सेल डिवीजन है उसको हम साइकिल में इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें इंटरफेज, ठीक है, और एम फेज। इंटरफेज को हम 3 फेजों में बांटते हैं, G1 S G2। इसको हम वहाँ पे बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, इसको बार बार मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एम फेज को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले हम न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे एम फेज में, और उसके बाद हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो सेल साइकिल है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। अब मैं यहाँ पे जो है इंटरफेज को मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। हम ये अंडरस्टूड है कि सेल जो है डिवीजन एम फेज में जाने से पहले सारी तैयारियाँ कर चुकी है, डीएनए जो है प्रॉपर्ली रेप्लिकेट हो चुका है, चेक पॉइंट सब कुछ क्लियरेंस दे चुके हैं, सारी मतलब जो भी एक प्री एम मतलब माइटो मतलब डिवीजन में जाने से पहले जो भी सिचुएशन है वो उसको सबको फुलफिल कर चुकी है। अब जैसे ही वो कैरियोकाइनेसिस के लिए आएगी, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, तो वहाँ उसकी सबसे पहली मुलाकात जो होती है वो कौन सी फेज से होती है, प्रोफेज से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। मतलब माइटोटिक जो फेज है, जो एम फेज हम पढ़ते हैं उसकी सबसे लंबी फेज है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, देखिए यूजुअली सेल डिवीजन में सबसे बड़ी जो फेज होती है वो G1 होती है अगर ओवरऑल सेल साइकिल को देखा जाए तो। और अगर सिर्फ एम फेज को देखा जाए, जो डिवीजन हो रहा है उस फेज में जो सबसे बड़ी फेज है वो कौन सी है, वो प्रोफेज है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जैसे ही प्रोफेज शुरू होती है तो यहाँ पे आपको दो तरह की एक सिचुएशन देखेंगे, एक तो जब प्रोफेज शुरू हुई है और एक जब प्रोफेज खत्म होने वाली है। तो जब प्रोफेज शुरू होती है तो यहाँ अर्ली प्रोफेज बोलते हैं उसको, और अर्ली प्रोफेज में आप क्या देखोगे कि सेल के अंदर जो कुछ भी ऑर्गेनेल्स हैं, ईआर, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, राइट, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइट, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं और जैसे जैसे आप लेट प्रोफेज में पहुंचोगे, प्रोफेज खत्म होने वाली है, वहां तक पहुंचते पहुंचते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, ईआर एंड गोल्गी बॉडी, ठीक है, ईटीसी, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये डिसअपियर हो जाते हैं, पहली चीज, ठीक है। तो ये लेट प्रोफेज तक आते आते ये ऑर्गेनल्स आपको नहीं दिखेंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही होते हैं, बाकी भी ऑर्गेनल्स यहाँ से क्लोरोप्लास्ट हो या जो भी हो वो सब यहाँ से डिसअपियर होता है। कहने का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म वाला इलाका है उसको कम्प्लीटली खाली किया जाता है,
और यहाँ पे एक थ्योरेटिकल रीजन भी है कि भाई उसको खाली क्यों किया जा रहा है, ताकि जब मेटाफेज में क्रोमोसोम फैले साइटोप्लाज्म में तो उनको प्रॉपर तरीके से स्पेस हो ऑर्गेनाइज होने के लिए, इसीलिए साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उनको डिसअपियर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सब जो है डिसअपियर हो गए। जो सेंट्रियोल्स हैं जो आगे चल के आगे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं, स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये यहाँ पे सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल। तो जो सेंट्रियोल हैं वो पोल की तरफ चलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो क्रोमेटिन है, जैसे देखिए इंटरफेज में जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम नहीं होते, वो छोटे छोटे धागे जैसे पाए जाते हैं और उनको हम वहाँ इंटरफेज में क्रोमेटिन कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होना शुरू हो गए हैं। तो जो क्रोमेटिन फाइबर हैं स्टार्ट कंडेंसेशन, ठीक है। तो उनमें कंडेंसेशन शुरू हो गया है और उनमें कंडेंसेशन शुरू होने के कारण यहाँ पे वो धीरे धीरे अब मोटे होते चले जाते हैं। और देखिए क्रोमोसोम तब कहते हैं जब वो मोटे होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस होते हैं जैसा कि मेटाफेज में होता है तब उनको क्रोमोसोम कहते हैं, और जब वो कंडेंस नहीं होते छोटे धागे के रूप में होते हैं तो उनको क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है। तो क्रोमेटिन फाइबर जो है वो स्टार्ट कंडेंसेशन, मतलब यहाँ पे वो कंडेंस होना शुरू हो गए हैं। अगली चीज़ ये है कि स्पिंडल फाइबर भी यहाँ बनने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो मूव करना शुरू हो गए। तो स्पिंडल फाइबर भी जो है, स्पिंडल फाइबर भी स्टार्ट हो गए फॉर्मेशन। तो स्पिंडल फाइबर जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जो सेल है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, राइट। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर कौन करता है? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल तो डिसअपीयर हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो डिसअपीयर हो, मतलब डिक्रीज हो रही है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होने के साथ साथ एक चीज़ और हो जाती है, साइटोप्लाज्म जो है, जो साइटोसॉल है वो विस्कस हो जाता है, ठीक है। तो विस्कस हो जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्रोफेज के, कि भाई ये लॉन्गेस्ट फेज है एम फेज में, मतलब जो एम फेज हो रहा है उसका। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियोलस, ये सब यहाँ से डिसअपीयर हो रहा है। सेंट्रियोल मूव करना शुरू हो गए हैं, और क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन शुरू हो गया है, क्योंकि पहले वो बहुत छोटे छोटे धागे के रूप में थे, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे जो न्यूक्लियस है, जैसे ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ये न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो इस तरीके से जब पाए जाते हैं, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्रोमोसोम कौन सा है, वो सब इस तरीके से एक दूसरे में जाल बनाते हुए पाए जाते हैं। ये जो कंडीशन है ये इंटरफेज की कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल एम फेज में आएगी तो इनको कंडेंस होना है, इनको इस तरीके से इनकी यूजुअल शेप में आना है, जैसे क्रोमोसोम ऐसे ही दिखाते हैं ना, सेंटर में सेंट्रोमियर और ये। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, ये जो होते हैं इस तरीके से, ये होते हैं एम फेज में। नाउ द क्वेश्चन इज, इसकी ज़रूरत क्या थी भाई? आप जो है इसको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते थे। तो देखिए इसका बड़ा एक सिंपल सा रीजन है। जैसे आप जो है, मान लो आपके पास धागे का गुच्छा है और वो एक दूसरे में फंसे हुए हैं, क्या आप उन धागों को यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। क्या उनसे कुछ बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर उनको प्रॉपरली आपको डिवाइड करना है तो उनको उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, उनको अलग अलग करना पड़ेगा। पहली ज़रूरत तो ये। दूसरी, जब सेल डिवाइड करेगी तो न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, और न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम को कोई लंबी सी पतली सी चीज़ है, जब वो डिवाइड करेगी अगर उसमें खिंचाव पैदा होगा तो वो टूट सकती है, राइट। लेकिन अगर उसी चीज़ को थोड़ा सा कंडेंस कर दिया जाए, मोटा कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यही कारण है कि क्रोमोसोम जैसे ही डिवीजन में न्यूक्लियस एंटर करेगा, तो न्यूक्लियस के डिवीजन में एंटर करने से पहले
जो है कि ड्यूरेशन में ही क्रोमोसोम को कंडेंस किया जाता है ताकि उनका साइज छोटा हो जाए, क्लियरली उनको अरेंज कर सकें ड्यूरिंग द डिवीजन, और वहाँ पे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक प्रोफेज का वो कि भाई प्रोफेज में ये जो है आपको चीज़ें मिलेंगी, ये कैरेक्टर्स आप वहाँ प्रोफेज में देखते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ देख रहे हो वो मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन प्रोफेज में शुरू हो चुका है। सेंट्रियोल्स जो है यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे मान लो जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, जैसे ये एक सेंट्रियोल है, ये 2 सेंट्रियोल, तो ये क्या करते हैं इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब ये सेंट्रियोल एक दूसरे के बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे आ जाते हैं, जैसे एक सेंट्रियोल यहाँ एक सेंट्रियोल यहाँ, तब ये मूवमेंट बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ये पोलैरिटी डिफाइन हो गई है, पोलैरिटी डिफाइन हो गई है, ये इनका काम होता है। और यहीं पे जब ये पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और तो मेरा अगला जो टॉपिक है, मैं सेल डिवीजन में थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे स्पिंडल फाइबर को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। और उसका कारण है कि मैं स्पिंडल फाइबर को यहाँ बीच में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम स्पिंडल फाइबर को नहीं समझ सकते, हमें मेटाफेज में, माइटोसिस में मेटाफेज किस तरीके से अरेंज हो रहा है, मियोसिस में मेटाफेज 1-2 किस तरीके से वहाँ पे बन रहा है, उसको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए प्रोफेज कंप्लीट जैसे ही हुई तो प्रोफेज के ड्यूरेशन में ही स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए थे। तो अब यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आपको स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर टाइप, कि भाई जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं सेल डिवीजन में वो कितने टाइप के बनते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ स्पिंडल फाइबर जो टाइप होते हैं, पहली बात तो ये कि ये सिंगलेट सेल डिवीजन में जो भी स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं वो सिंगलेट टाइप के होते हैं। अब ये सिंगलेट टाइप क्या है ये हम साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सिंगलेट टाइप के होते हैं। और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर हैं ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्पिंडल फाइबर है वो है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर नाम से ही क्लियर है कि जो सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे हैं वो कौन से कहलाएंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहलाएंगे। इनको हम क्रोमोसोमल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि ये जो है क्रोमोसोम से बाइंड होते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो टॉपिक है स्पिंडल फाइबर का जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो होते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है, पोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो पोलर स्पिंडल फाइबर नाम से क्लियर है कि भाई एक पोल से दूसरे पोल पर ये कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनको पोलर स्पिंडल फाइबर या इंटरपोलर फाइबर भी कहते हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इनका, इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अगला जो तीसरा टाइप है इसको हम अलग से थोड़ा डायग्राम से भी समझाएंगे। तीसरा जो टाइप है स्पिंडल फाइबर का बच्चों वो है एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर, इसको क्या कहेंगे, एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है भाई, देखिए हैं तो ये स्पिंडल फाइबर ही, ये प्रोफेज में बनना शुरू होते हैं। एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर जो है, अब देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोमल फाइबर होते हैं स्पिंडल फाइबर, ये फिर से 2 तरीके के होते हैं। और ये कौन से हैं, देखिए काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये 2 तरीके के होते हैं, बाइपोलर और यूनिपोलर, ठीक है। तो बाइपोलर और यूनिपोलर स्पिंडल फाइबर। बाइपोलर का मतलब होता है कि जैसे हमारे जो मेटाफेज के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो एक होमोलॉगस पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है या फिर जैसे मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसा होता है बच्चों, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरीके से बना होता है, एक ही सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड इस तरीके से लगे होते हैं, राइट, ये समझ में आया कि नहीं। तो ये जो बाइपोलर हैं ये क्या करते हैं, और यूनिपोलर जैसे यहाँ पे भी इस तरीके से आपको क्रोमोसोम जो है एक्स शेप में दिखेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से एस शेप में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं
ये इस तरीके से आ रहे हैं और क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे हैं, ये इस तरीके से आ रहे हैं क्योंकि दो सेंट्रियोल्स होते हैं ना दोनों पोल्स की तरफ। तो ये इस तरीके से अगर क्रोमोसोम को क्या जो सेंट्रोमियर है वो दोनों साइड में से आने वाले क्रोमोसोम जो फाइबर हैं उनसे अगर वो बाइंड हो रहा है तो इसको कहते हैं बाइपोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कनेक्ट विद सेंट्रोमियर कनेक्ट विद बाई डायरेक्शनल स्पिंडल फाइबर। तो बाई डायरेक्शनल स्पिंडल फाइबर में क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर दोनों डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब क्योंकि दो सेंट्रियोल्स हैं ना दोनों अलग अलग पोल पे, तो वो दोनों स्पिंडल फाइबर यहाँ भेज रहे हैं और वो एक ही सेंट्रोमियर से ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब इस तरह की कंडीशन कहाँ मिलेगी आपको, इस तरह की कंडीशन मिलेगी बच्चों आपको एक तो माइटोसिस में, माइटोसिस में इस तरह की सिचुएशन ही मिलती है, ठीक है। तो माइटोसिस में, और जो मियोसिस 2 होता है वहाँ भी इस तरह की सिचुएशन मिलती है, ठीक है। यूनिपोलर कहते हैं कि जैसे इधर से जो आने वाला स्पिंडल फाइबर है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो ये इधर से आने वाला स्पिंडल फाइबर ही यहाँ से कनेक्ट है, इधर से आने वाला कनेक्ट नहीं है। तो जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर कनेक्ट विद यूनिडायरेक्शनल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन के से आने वाले स्पिंडल फाइबर से वो कनेक्ट होता है। और इस तरह की सिचुएशन कहाँ मिलेगी, एग्जांपल अगर इसका देखें तो मियोसिस 1 में। तो मियोसिस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मियोसिस 1 में आपको यूनिपोलर स्पिंडल फाइबर मिलेंगे, जबकि मियोसिस 2 में और माइटोसिस में आपको बाइपोलर स्पिंडल फाइबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसका इफेक्ट देखो, इससे हो क्या रहा है, जब बाइपोलर स्पिंडल फाइबर मौजूद होते हैं तो वो क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से तोड़ते हैं, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर को दो अलग अलग डायरेक्शन से खींचेंगे, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींचेगा, तो फाइनली क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर से टूटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ ये स्पिंडल फाइबर जब इसको इधर खींचेगा तो इधर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो क्रोमोसोम यहाँ सेंट्रोमियर से नहीं टूटते, क्रोमोसोम यहाँ पेयर से टूटते हैं। इसीलिए यूनिपोलर और बाइपोलर में ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग से टूटेगा और यहाँ पे क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूटेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे जो काइनेटिको टर्म्स है ये हम सेंट्रोमियर के लिए ही यूज करते हैं, सेंट्रोमियर काइनेटोकोर एक ही चीज़ है, बस फर्क इतना है कि सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सेंट्रोमियर डीएनए का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो सेंट्रोमियर पे बाइंड हो जाती हैं, तो सेंट्रोमियर प्लस प्रोटीन काइनेटोकोर कहलाता है कि जब वो प्रोटीन्स में बाइंड हो जाए तो सेंट्रोमियर अब एस्ट्रल रेल के साथ स्पिंडल फाइबर के साथ सीधा बाइंड हो सकता है, अब उसको सेंट्रोमियर प्लस प्रोटीन को ही काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे पोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो पोलर स्पिंडल फाइबर को अगर हम देखें तो होता क्या है कि जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो ये सेल में तीन तरीके के स्पिंडल फाइबर यूजुअली बनते हैं। जैसे ये यहाँ क्रोमोसोम फैले हुए हैं, ये मान लो यहाँ सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल 1 और यहाँ पे ये दूसरा सेंट्रियोल है, ठीक है। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर ऐसे निकल रहे हैं, अगर ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो ये कौन से स्पिंडल फाइबर कहलाए बच्चों, ये कहलाए काइनेटिकोर स्पिंडल फाइबर। लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे बीच में क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा, राइट। और तीसरे टाइप इनको कहते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये कौन से स्पिंडल फाइबर हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पोलर स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो जो है एक पोल से दूसरे पोल पे जा रहे हैं और बीच में इस तरीके से वो जुड़े होते हैं, मतलब एक पोल को दूसरे पोल से कनेक्ट कर रहे हैं और बीच में इनके क्रोमोसोम नहीं है। जबकि काइनेटिकोर स्पिंडल फाइबर के बीच में क्या पाए जाते हैं, देखिए काइनेटिकोर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो भी एक पोल से दूसरे पोल से कनेक्ट हैं, लेकिन उनके बीच में क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तीसरे टाइप की, ठीक है, तो पोलर स्पिंडल फाइबर जो है किस तरीके से पाए जाते हैं ये समझ में आ गया कि भाई पोलर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो कनेक्ट विद, मतलब इनको अगर बोलें तो इनको ऐसे बोल सकते हैं, कनेक्ट बोथ पोल
दोनों पोल को वो कनेक्ट करते हैं विदाउट क्रोमोसोम, बट यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने कोई भी क्रोमोसोम नहीं देखा होगा। एक तीसरे स्पिंडल फाइबर है, इनको कहते हैं हम एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। ये जैसे आपने इस तरीके से, ये यहीं पे पाए जाते हैं, ये दूसरे पोल तक आते नहीं। आपने कोई भी सेल डिवीजन होता देखोगे तो आप बहुत सारे स्पिंडल फाइबर ऐसे यहाँ भी देखोगे। तो ये जो इस जोन में पाए जा रहे हैं, ये जो हैं इनको कहते हैं एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके के मेनली स्पिंडल फाइबर वहाँ होते हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर और तीसरे हैं काइनेटिक स्पिंडल फाइबर। तो एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट ओनली वन पोल, प्रेजेंट ओनली वन पोल, ये सिर्फ एक ही पोल पे पाए जाते हैं और किसी दूसरे पोल से इनका किसी तरह का कनेक्शन नहीं होता। ये जो है एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर की पहचान है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जैसे हम बहुत ही ईजिली बोल देते हैं कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा डेप्थ में देखा जाए तो यहाँ 3 तरह के स्पिंडल फाइबर आपको दिखेंगे, काइनेटिक स्पिंडल फाइबर, पोलर स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। और तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और फिर क्रोमोसोम से जो अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, वो 2 तरीके के होते हैं, बाइपोलर, अगर एक क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर से दोनों तरफ से आने वाले स्पिंडल फाइबर, दोनों सेंट्रियोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो रहे हैं तो वो बाइपोलर कहलाएंगे। ऐसा माइटोसिस और मियोसिस 2 में होता है। जबकि एक सेंट्रोमियर से, एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होगा तो उस सेंट्रोमियर से अगर एक ही तरफ के से आने सेंट्रियोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम यूनिपोलर स्पिंडल फाइबर कहेंगे। और यहाँ पे दूसरी, जब इस तरीके से स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींचेंगे तो इधर से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो यहाँ पे यूनिपोलर में क्रोमोसोम पेयर से टूटते हैं, राइट। और जब भी कभी क्रोमोसोम पेयर से टूटेगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, हमेशा याद रखना। इसीलिए मियोसिस 1 में इस टाइप के स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं। जबकि जब भी कभी क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूटेगा, वहाँ क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होगी, क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसा कि माइटोसिस में और मियोसिस 2 में होता है। तो ये 3 तरीके के स्पिंडल फाइबर हमने देखे। एक और टाइप का स्पिंडल फाइबर और होता है जो थोड़ी देर के लिए पैदा होता है, उसको कहते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, और वो एनाफेज में बनता है। उसको जब हम एनाफेज पढ़ेंगे तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आपको यहाँ स्पिंडल फाइबर में थोड़ा सा ये पॉइंट डिस्कस किए, और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे मैं मेटाफेज में जाने वाला हूँ। और मेटाफेज में मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करता कि यहाँ बाईपोलर स्पिंडल फाइबर होंगे या यूनिपोलर, तो उससे पहले, और स्पिंडल फाइबर पुलिंग पुशिंग ये सारा फोर्स में जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखना कि जो पोलर स्पिंडल फाइबर हैं ये एक फोर्स जनरेट करते हैं, और ये फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो फोर्स है वो पुशिंग फोर्स कहलाता है, डेवलप पुशिंग फोर्स, डेवलप, ये जो पोलर स्पिंडल फाइबर हैं, डेवलप पुशिंग फोर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो डिवीजन के ड्यूरेशन में ये जो है पुशिंग फोर्स पैदा कर रहे हैं। अब ये पुशिंग फोर्स कैसे पैदा कर रहे हैं ये मैं आगे स्टेज में डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे ये जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर हैं ये डेवलप करते हैं पुलिंग फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप पुलिंग फोर्स, ठीक है। अब ये पुलिंग और फोर्स क्या है ये आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ चूंकि हम इनके नोट्स में यहाँ ये चीज़ मेंशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि भाई जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर है वो पुलिंग फोर्स डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जबकि जो पोलर स्पिंडल फाइबर है वो पुशिंग फोर्स, ठीक है। तो ये क्या है वो हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। तो इस तरीके से हमने स्पिंडल फाइबर को देखा। अब जो है हम दोबारा से वापस आ जाते हैं अपने ट्रैक पर, और हम प्रोफेज के बाद किस स्टेज में आएंगे, मेटाफेज में। तो जो हमारी दूसरी स्टेज है वो दूसरी स्टेज हमारी क्या आ जाती है, मेटाफेज। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है अगर क्रोम, ठीक है। तो मेटाफेज, पहले तो हम ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेटाफेज में देखिए पहली बात तो ये कि क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हो चुके होते हैं। तो क्रोमोसोम जो हैं वो मैक्सिमम कंडेंस हो चुके हैं, और उनका कंडेंसेशन वैल्यू अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आएगी 700 नैनोमीटर,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे देखो, ये जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज में क्या होता है, आपको क्रोमोसोम एक्स शेप में दिखने लगेगा इस तरीके से दो, ठीक है, तो उसमें आपको दो क्रोमेटिड दिखेंगे और इस तरीके से सेंट्रोमियर सेंटर में होगा। तो जो 700 नैनोमीटर है, ये एक क्रोमेटिड आर्म का है, इसका मतलब इसका भी 700 होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन में कभी कभी वो कंफ्यूज कर देता है। अगर वो पूछे कि एक क्रोमोसोम का कंडेंसेशन मेटाफेज में कितना होगा, तो एक क्रोमोसोम का अगर वो पूछ रहा है तो एक क्रोमोसोम में ये दोनों भुजाएं आ जाती हैं, तब वहाँ पे जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1400 नैनोमीटर, ऑलवेज याद रखना। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि एक क्रोमेटिड आर्म का कंडेंसेशन कितना है मेटाफेज में, तो वो आएगा 700 नैनोमीटर। तो इस टर्मिनोलॉजी मतलब इस टेक्निकल डिफरेंस को हमेशा याद रखना। तो मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंस होता है क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे एक्स शेप में दिखने लग गया है, तो क्रोमोसोम अपीयर इन एक्स फॉर्म, ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे एक्स शेप में दिखेगा। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोफेज में आपको एक्स शेप में नहीं दिखा था। प्रोफेज में देखिए होता क्या है कि मैं थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ जाऊं, तो प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये पॉइंट हमें डिस्कस करना था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है कि जब आप क्रोमोसोम को कंडेंस कर रहे थे तो वहाँ पे भी देखो भुजाएं तो दो ही होती हैं, ये दोनों वहाँ थी, राइट, इस तरीके से थी, लेकिन ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से चिपकी हुई थी। क्यों? क्योंकि बीच में एक प्रोटीन होती है कोहेसिन, वो प्रोटीन इस तरीके से इनको बाइंड करके रखती है, ठीक है, और इस प्रोटीन का क्या नाम है, कोहेसिन। तो ये प्रोटीन इसको इस तरीके से बाइंड करके रखती है, तो जब इसको माइक्रोस्कोप में आप देखते हो तो ये आपको इस तरीके से अपीयर होता है। जबकि इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो उसके अंदर दो भुजाएं हैं, लेकिन वो आपको अलग अलग नहीं दिखती क्योंकि वो बीच में कोहेशन प्रोटीन से जुड़ी होती हैं। ये कहाँ होता है, ये होता है प्रोफेज में। लेकिन मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी बनती हैं जो मेटाफेज में इस कोहेशन को डिग्रेड कर देती हैं, और बीच में से जैसे ही कोहेशन डिग्रेड होती है, ये दोनों भुजाएं जो अब तक जुड़ी हुई थी ये इस तरीके से अलग अलग दिखती हैं, ठीक है। तो अब जो है वो एक्स शेप में आ चुका है क्रोमोसोम, और ये सब कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है मेटाफेज में। तो अब समझ में आ गया कि आपको, क्योंकि यहाँ ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार वहाँ तो एक ही भुजा थी तो यहाँ डबल कैसे हो गई। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन से एस फेज में इस भुजा ने अपनी एक कॉपी बनाई थी और इसको इस तरीके से कोहेशन ने चिपका के रखा था। लेकिन मेटाफेज में ये कोहेशन क्या हो गया, ये कोहेशन यहाँ से डिग्रेड हो गया। तो जैसे ही इन दोनों भुजाओं को चिपकाने वाली प्रोटीन डिग्रेड हो गई तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, अलग। तो मेटाफेज में इस तरीके से शेप क्रोमोसोम की एक्स शेप में आ जाती है। तो प्रोफेज में आपको एक्स शेप नहीं दिखती, मेटाफेज में आपको एक्स शेप दिखती है। तो ऐसा क्यों है आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो मेटाफेज है उसमें किस तरीके से जो है बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ क्रोमोसोम जो है वो आपको एक्स शेप में दिखा, और क्रोमोसोम जो है एक्स शेप में दिखने के अलावा कोहेसिव प्रोटीन जो है वो भी उसकी यहाँ पे डिग्रेड हो गई है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम एक्स फेज में अपीयर हुआ। मेटाफेज में एक और इम्पोर्टेंट जो इवेंट है, ये तो अभी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है मेटाफेज को। क्रोमोसोम क्या करते हैं, इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है अब यहाँ पे क्यों अरेंज हुए, कैसे अरेंज हुए वो देखेंगे। तो क्रोमोसोम जो है वो अरेंज एट इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो इक्वेटर लाइन मतलब सेंट्रल पार्ट में, एंड फॉर्म मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। और ये मेटाफेज प्लेट जो है इसमें भी एक चीज़ देखी गई है कि जो लार्ज क्रोमोसोम होते हैं वो पेरिफेरल रीजन की तरफ पाए जाते हैं, और जो साइज में छोटे क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रल रीजन की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये मेटाफेज प्लेट बन कैसे रही है।
यहाँ पे जैसे ये सेल के अंदर है, सेल के जो अंदर है, थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाना, बस उसको समझना। तो ये यहाँ पे एक जो है सेंट्रियोल है, ये यहाँ पे दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल पे होते हैं। तो जो क्रोमोसोम है एक्सिस में तो आ ही गए हैं, तो वो इस तरीके से इक्विस सेंटर पे जो है अरेंज हो गए। और जब वो सेंटर पर अरेंज हो गए तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर कौन से स्पिंडल फाइबर होंगे बच्चों? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर से इस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पिंडल फाइबर जुड़ गए तो देखो सारे क्रोमोसोम सेंटर पे आ गए। और इस तरीके से जब आप इनको सेंटर देखोगे तो एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से पोल पे ही मौजूद होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। और कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे होते हैं जो बीच में क्रोमोसोम जिनसे नहीं जुड़ा होता, उनको क्या कहते हैं? पोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनको हम चूँकि डिस्कस कर ही चुके हैं तो इसको दोबारा मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो फाइनली सेल के अंदर इस तरीके का सिचुएशन होता है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट बन रहा है, इस सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहेंगे? मेटाफेज प्लेट कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पोलर स्पिंडल फाइबर है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ खींचेगा। तो इससे जब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट भागेंगे तो ये भी जो है इन पे भी दबाव पड़ेगा, और इन पे जब दबाव पड़ेगा तो ये इसको इधर खींचेगा क्रोमोसोम को, ये इधर खींचेगा, और फाइनली क्रोमोसोम इस तरीके से बीच में से टूट जाएगा। और जब भी क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के बीच में से टूटेगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होगी। ये समझ में आ गया? तो मेटाफेज में यहाँ क्रोमोसोम टूट नहीं रहा है, ये आगे होगा, एनाफेज में होगा, लेकिन वो किस तरीके से होता है वो मैंने डिस्कस किया। मेटाफेज में सिर्फ इतना ही हुआ है, क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस हैं, एक्सेप में अपीयर हुए हैं। और कंडेंसेशन को लेकर जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो भी मैंने डिस्कस किया। एक्सेप यहाँ क्यों अपीयर हुई, कोहेशन प्रोटीन के डिग्रेड होने से, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और क्रोमोसोम यहाँ इक्वेटर लाइन पर अरेंज होके मेटाफेज प्लेट बना दिए हैं, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एक चीज़ और है कि कोई क्रोमोसोम अगर छूट गया तो उसको कैसे चेक किया जाता है? तो क्या होता है, अगर कोई क्रोमोसोम यहाँ पे जब ये मेटाफेज फेज में ये देखा जाता है कि कहीं कोई क्रोमोसोम छूट तो नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई क्रोमोसोम डिवीजन होने से छूट गया तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज जो फेज है ये एक क्वालिटी कंट्रोल फेज भी है, और यहाँ पे एक चेक पॉइंट भी हम पढ़ते हैं, स्पिंडल चेक पॉइंट जो हमने पढ़ा था। ये मेटाफेज में ये इंश्योर किया जाता है कि अब सेल जो है वो एक बार यहाँ श्योर करती है कि सारे जो स्पिंडल फाइबर है, मतलब सारे जो क्रोमोसोम हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हुए हैं या नहीं। इसीलिए उस चेक पॉइंट को हमने स्पिंडल चेक पॉइंट नाम दिया था, जो तीसरा चेक पॉइंट हमने पढ़ा था चेक पॉइंट टॉपिक्स में, ठीक है। तो मेटाफेज प्लेट में इस तरीके से ये सिचुएशन हुई। अब इसके बाद जो फेज आती है वो है एनाफेज फेज, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एनाफेज। तो प्रॉफिट तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सबसे पहली चीज तो ये कि भाई शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज, ये एम फेज की सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। तो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज मतलब जो एम फेज है उसकी शॉर्टेस्ट फेज है। अगला जो है वो ये कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो जो है सेग्रीगेशन हो चुके हैं। तो जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेशन हो गया है, तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेशन हो गए हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन अकर, यहाँ क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो गया है। और जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो गया तो क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के बाद एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पोल, और वो किधर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है? पोल की तरफ, ठीक है। तो मूव टुवर्ड्स पोल, तो ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एनाफेज में देखिए दो तरीके के फोर्स डेवलप होते हैं। क्रोमोसोम जा रहा है तो क्रोमोसोम को दूसरे पोल की तरफ जाने के लिए कोई फोर्स भी तो लगेगा, तो वो फोर्स क्या है? तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्स डेवलप होते हैं।
पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स, ठीक है। तो जो पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, और ये दोनों फोर्स जो हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स डेवलप हियर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये पुलिंग और पुशिंग फोर्स होते क्या हैं। तो जब भी आप पुलिंग फोर्स को देखोगे तो पुलिंग फोर्स में आपको याद रखना है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये मतलब जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं वो पुलिंग फोर्स पैदा करते हैं। अब वो कैसे पैदा करते हैं मैं भी डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। और जो दूसरे फाइबर हैं पुशिंग फोर्स वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरे फाइबर में मेनली जो आते हैं वो हैं पोलर स्पिंडल फाइबर। एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर का इसमें कोई रोल नहीं है, ये हमेशा याद रखना। पोलर स्पिंडल फाइबर, और एक और स्पिंडल फाइबर है जो थोड़ी देर के लिए एनाफेज में ही बनता है, और उसको कहते हैं हम इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। ये हमेशा याद रखना। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर मैंने स्पिंडल फाइबर में नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये थ्रू आउट द सेल डिवीजन नहीं रहते, ये एनाफेज में ही ये डेवलप हुए हैं। अब ये कैसे हैं वो देखो। अब ये पुलिंग और पुशिंग बन कैसे रहे हैं इसको थोड़ा समझो। देखिए होता क्या है, मैं अब एक ही क्रोमोसोम लेके चलूंगा, ठीक है। ये एक सेंट्रियोल है जो एक पोल पे है, ये एक दूसरा सेंट्रियोल है जो दूसरे पोल पे है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जो मेटाफेज प्लेट में इस तरीके से अरेंज है, और इस क्रोमोसोम के साथ सेंट्रोमियर से ये काइनेटिक स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक स्पिंडल फाइबर क्या करता है, इसको इधर खींचेगा ये वाला पार्ट जो है, और ये वाला पार्ट इधर खींचेगा। तो जब ये इधर खींचेगा और ये दोनों कॉमन पॉइंट किस पे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, तो जोर कहाँ पे पड़ेगा, सेंट्रोमियर पे पड़ेगा। और फाइनली जो है क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये मैं हमेशा से बोलता हूँ जब भी क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूटेगा क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होगी। तो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर इस तरीके से जो फोर्स डेवलप कर रहे हैं इसको कहते हैं पुलिंग, क्योंकि वो उसको खींच रहे हैं। एक दूसरा फोर्स है, देखिए ठीक है, ये समझ में आ गया कि वही काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर पुलिंग फोर्स कैसे बनाते हैं। जो दूसरा फोर्स है वो है पुशिंग फोर्स। वो कैसे होता है, पोलर स्पिंडल फाइबर देखिए इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये मैं पोलर स्पिंडल फाइबर बताया ही था कि भाई उनके बीच में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, वो एक पोल से दूसरे पोल पे आने वाले स्पिंडल फाइबर एक दूसरे पे इस तरीके से मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पोलर स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर क्या कहलाते हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और ये जो सेंटर में दिखाए हैं ये कौन सा था, काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो पोलर स्पिंडल फाइबर हैं ये क्या करते हैं, ये इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का, दोनों एक दूसरे को अपोजिट धक्का दे रहे हैं। अपोजिट धक्का देने से क्या हो रहा है, एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं, और अपोजिट धक्का देने से जब दूर जा रहे हैं तो उसे पुशिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो पोलर स्पिंडल फाइबर है वो किस तरीके से पुशिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, समझ में आ गया कि भाई ये इधर जो है ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दोनों को अपोजिट धक्का दे रहे हैं, तो उससे फाइनली जोर यहाँ पे पड़ेगा। तो ये पुशिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पोलर स्पिंडल फाइबर पुशिंग। अब इसमें एक तीसरा और स्पिंडल फाइबर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, इसको समझिए। इसमें इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर क्या होता है, इसको मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ से। होता क्या है कि जब क्रोमोसोम टूट गया, ठीक है, तो जैसे क्रोमोसोम जब टूट गया तो ये जैसे एक सेंट्रियोल है, ये दूसरे पोल का सेंट्रियोल है। क्रोमोसोम जब टूट गया तो वो इस तरीके से हो जाता है, वी शेप में हो जाएगा, और वो अपने पोल की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो इन दोनों टूटे हुए सेंट्रोमियर के बीच में एनाफेज में स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, इसको कहते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं इनको, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। और ये जो इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर होते हैं ये किसी भी तरीके से इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, दोनों क्रोमोसोम को पुश करते हैं। इस वाले क्रोमोसोम को इधर की तरफ पुश करते हैं और इस वाले क्रोमोसोम को इधर की तरफ पुश करते हैं, इसीलिए ये पुशिंग फोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो समझ में आ गया पुशिंग फोर्स ये कैसे डेवलप कर रहे हैं। और इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर सिर्फ एनाफेज में ही डेवलप हुए हैं, उससे पहले ये नहीं थे, ये हमेशा याद रखना, इसलिए मैंने स्पिंडल फाइबर में इनको डिस्कस नहीं किया था। तो एनाफेज में इस तरीके से क्रोमोसोम मूव करना शुरू हो गया है, और क्रोमोसोम के मूव करने के कारण वहाँ पर
क्रोमोसोम का जो शेप आएगा वो आपको वी शेप, मतलब इन्वर्टेड वी शेप आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके देखो, जैसे इन्वर्टेड वी शेप, तो यूँ क्रोमोसोम जा रहा है तो इन्वर्टेड वी शेप आपको इसलिए दिखता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि एनर्जी को लेकर अगर बात करें तो एक ऐसा माना जाता है कि एक क्रोमोसोम को इक्वेटर लाइन से पोल तक पहुंचाने में 30 एटीपी लगते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम है, तो उनको अगर पोल तक पहुंचाना है तो कितनी एटीपी लगेगी, तो 46 इंटू 30 मल्टीप्लाई करके इतनी एनर्जी वहाँ पे लगती है। और इनका जो स्पीड है, ऐसा माना जाता है कि इनका जो मूवमेंट स्पीड है वो है 1 माइक्रोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये एक काइनेटिक डेटा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन कभी डायरेक्ट, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो सेल टू सेल वेरी होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनाफेज के बाद जो अगली फेज आती है वो कौन सी फेज आती है, टीलोफेज। टीलोफेज जो है प्रोफेज का जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो टीलोफेज को आपको अलग से कुछ याद नहीं करना, जो प्रोफेज है उसी का जस्ट उल्टा जो है वो टीलोफेज है। टीलो मीन्स टर्मिनेशन, यहाँ सब कुछ अब खत्म होने को है। तो पहली चीज़ तो ये कि रिवर्स मतलब रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज, पहली चीज़ तो ये कि भाई ये जो है ये रिवर्स फेज है प्रोफेज की, मतलब प्रोफेज में जो कुछ हुआ था उसका यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक है यहाँ पे। दूसरा, अप्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब डिसअपियर हो गए थे। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर हो जाते हैं। तो जो जो वहाँ पे डिसअपियर हुए थे तो वो यहाँ पे क्या हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर हो गए। पहली चीज़ तो ये हुई, ठीक है। वहाँ पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ये सब डिसअपियर वो सब आ जाते हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे प्रोफेज में हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, दोबारा से वो क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो डीकंडेंसेशन शुरू हो चुका है, राइट। तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट काम हुआ। दूसरा, प्रोफेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई थी क्योंकि वहाँ सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डिसअपियर हो गए थे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो यहाँ इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सेल ऑर्गेनेल चाहिए थे और सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे रीअपियर हो गए हैं, इसीलिए यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है कुछ फीचर्स हैं जो टीलोफेज में हैं। और फाइनली जो है टीलोफेज के एंड में जो सेल है, जैसे सेल के अंदर का अगर हम देखें तो ये जैसे सेल है तो सेल का एक न्यूक्लियस इस तरीके से बन जाता है अंदर, और एक ये इसके अंदर क्रोमेटिन है, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस जैसे कंप्लीट होगी तो फाइनली जो अपीयरेंस आएगा वो इस तरीके का आएगा कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब ज़रूरत है तो किसकी, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसको आधा आधा बांटा जाए, तो सेल जो है फिर अब किस में एंटर करेगी, साइटोकाइनेसिस में। तो अब वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगी ताकि साइटोप्लाज्म के डिवीजन से जो है इक्वली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए और जो है वो 2 सेल एक दूसरे से अलग हो जाएं। और ये मैंने माइटोसिस के जनरल फीचर्स में भी बोला था कि माइटोसिस में 1 राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस में ये देखो इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस हुआ है एम फेज में। अब ये 1 राउंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको साइटोकाइनेसिस मिलेगा, ठीक है। तो वो साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होता है तो ये हम थोड़ा देखते हैं। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो पहले जो साइटोकाइनेसिस हम देखेंगे वो देखते हैं प्लांट सेल में, तो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। और बहुत ज़्यादा इसमें कोई डेप्थ नहीं पढ़नी हमें, यहाँ पे बस कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें देखनी है कि भाई यहाँ किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल को अगर देखा जाए तो पहली चीज़ तो ये है कि प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो माइक्रोट्यूब्यूल मीडिएटेड है। तो यहाँ पे जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल मीडिएटेड साइटोकाइनेसिस है, पहली चीज़ तो ये। तो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल भाग लेंगे, ठीक है। अब वो किस तरीके से भाग लेते हैं ये हम देखेंगे।
माइक्रोट्यूब्यूल मीडिएटेड साइटोकाइनेसिस यहाँ होता है। अब यहाँ होता क्या है पहले ये देखिए। यहाँ होता ये है कि ये जैसे एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में जो है दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। एक न्यूक्लियस इधर है, के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, और एक न्यूक्लियस इधर है। ये इस तरीके से न्यूक्लियस यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ होता क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो यहाँ सेंट्रल रीजन में अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो यहाँ ऐसे तरीके से अरेंज हो गए। और जो गोल्गी बॉडी है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये कहाँ से आ गए। तो ऐसा माना जाता है कि सेल डिवीजन में जो पोलर स्पिंडल फाइबर थे वही यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। लेकिन आपको इतना ज़्यादा डेप्थ से याद नहीं रखना, आप सीधा ये याद रखिए कि प्लांट सेल के मिड में इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ इकट्ठे हो गए। और माइक्रोट्यूब्यूल के बाद यहाँ पे गोल्गी बॉडी कुछ वेसिकल्स बनाती है, और वो वेसिकल्स इस माइक्रोट्यूब्यूल के चारों तरफ इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। और ऐसा माना जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो वेसिकल्स बनी हैं ये गोल्गी बॉडी से बनती हैं, और इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भरा हुआ होता है। और हम ये जानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट सेल वॉल के फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो इस तरीके से वहाँ स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये वेसिकल्स वहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट रिलीज करते चले जाते हैं, और इस तरीके से वहाँ पर सेल वॉल बनती है। तो पहले जो है सेंट्रल रीजन में और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनी है इसको कहते हैं हम सेल प्लेट। क्या कहते हैं? सेल प्लेट। और इसका एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी है, फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट। अब ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है या सेल प्लेट है ये पहले सेंटर में बनती है, और इस तरीके से अब सेल प्लेट का अगर हम कंपोजिशन देखें तो यहाँ कौन कौन सी दो चीज़ें मिली आपको। यहाँ एक तो मिला मुझे माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल के अलावा प्लस गोल्गी बॉडी डिराइव्ड वेसिकल, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी वेसिकल्स, तो इसका मतलब इन दोनों चीज़ों को मिला के हम सेल प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब ये सेल प्लेट जो है पहले सेंटर पे बनेगी, और सेंटर से फिर जो है ये बाहर की तरफ इस तरीके से बनना शुरू हो जाती है। तो सेंटर पे पहले बनी है और उसके बाद बाहर की तरफ बन रही है। तो इस तरीके का जो पैटर्न है इसके बनने का, इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे सेल वॉल जो फॉर्मेशन है, सेल वॉल फॉर्म इन सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। तो सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं कि सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो सेंट्रीपीटल है या सेंट्रीफ्यूगल टाइप है। तो सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ये फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो प्लांट सेल है वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल मीडिएटेड साइटोकाइनेसिस होता है। वहाँ पर सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो जाते हैं, उनके चारों तरफ वेसिकल्स आ जाती हैं। ये वेसिकल्स का निर्माण गोल्गी बॉडी करता है, और इन वेसिकल्स के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भरे हुए होते हैं, और ये वेसिकल्स यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट रिलीज कर देती हैं, और उसी से फाइनली ये सेल वॉल यहाँ पे बनती है। सेल वॉल पहले सेंटर में बनती है और फिर बाहर की तरफ बढ़ती है, इसीलिए इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न कहते हैं। तो ये तो था साइटोकाइनेसिस है प्लांट सेल। एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो एनिमल सेल में प्लांट सेल ये जो साइटोकाइनेसिस है इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो देखेंगे थोड़ा सा हम यहाँ जब हम देखें कि भाई साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, इन एनिमल सेल। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं? तो यहाँ होता क्या है, पहले तो ये कि भाई माइक्रोफिलामेंट मीडिएटेड होता है ये। तो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है उसमें माइक्रोफिलामेंट भाग लेंगे, ठीक है। और माइक्रोफिलामेंट में दो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मेन तरीके से पाई जाती हैं, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो कौन सी हैं? वो हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है।
तो जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये दो प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन कौन से हैं बच्चों? एक्टिन और मायोसिन। इसलिए बहुत सारी बुक्स एक्टिन मीडिएटेड भी लिख देती हैं कि भाई यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है उसमें एक्टिन प्रोटीन भाग लेती है। तो इस तरीके से अब दोनों ही बातें सही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर पहले जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेंटर पे नहीं होता, यहाँ पहले आउटर रीजन में होता है और फिर सेंटर की तरफ वो डिवीजन बढ़ता है। इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल टाइप का। तो साइटोकाइनेसिस जो है यहाँ पे जो है वो कैसा होता है? साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीपीटल टाइप, ठीक है। अब वो किस तरीके से वो सेंट्रीपीटल है मैं समझाऊंगा आपको डायग्राम से। साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीपीटल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है साइटोकाइनेसिस जो है वो सेंट्रीपीटल टाइप है। यहाँ पे जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और यही जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट मैं इसको एमएफ से लिख रहा हूँ, माइक्रोफिलामेंट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड परफॉर्म साइटोकाइनेसिस। अब ये इससे कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे। मैं इसको अभी डायग्राम से समझाता हूँ आपको होता क्या है। देखिए होता ये है कि जैसे मान लो ये एक सेल है, एनिमल सेल। यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस बन चुका है, ये एक दूसरा न्यूक्लियस बन चुका है। इसके अंदर इस तरीके से क्रोमेटिन है, इसके अंदर ये दूसरा क्रोमेटिन है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में होता क्या है, इस तरीके से परिधि की तरफ, ठीक है, राइट, परिधि की तरफ एक रिंग बन जाती है। और इस रिंग को क्या कहते हैं? इस रिंग को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है ये कौन सी प्रोटीन से बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है माइक्रोफिलामेंट से या एक्टिन और मायोसिन से। तो एक्टिन और मायोसिन जब मिलते हैं तो वो फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। तो ये रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन गई। अब ये रिंग जो है इसको अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, इसको अंदर की तरफ पुश करती है, मतलब अंदर की तरफ सिकुड़ाती है, राइट। तो अंदर की तरफ जब ये इसको अंदर की तरफ सिकुड़ाएगी तो उससे क्या होगा? फाइनली जो सेल है वो अ, अंदर की तरफ पिचकने लगेगी। और पिचकने के बाद धीरे धीरे इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती चली जाएगी। ये ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सेल छोटी बना दी है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। ये यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थी, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये इस तरीके से इसको अंदर की तरफ खींचती चली आ रही है, अंदर की तरफ इस तरीके से। और फाइनली यहाँ से, अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग को अंदर की तरफ सिकुड़ा रही है तो बाहर से आपको एक खांच जैसी स्ट्रक्चर बने दिखेगी, इसको कहते हैं क्लीवेज फैरो। क्या कहते हैं इसको? क्लीवेज फैरो। और फाइनली जो है जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है पूरा इसको सिकुड़ा देगी तो ये दोनों सेल क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी और इस तरीके से दो डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बिल्कुल ही अंदर की तरफ चिपक जाती है तो ये दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और इस तरीके से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट था कि भाई एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई माइटोसिस जो है वो किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। जो माइटोसिस है उसको हमने दो फेज में देखा, कैरियोकाइनेसिस जिसमें हमने न्यूक्लियस डिवीजन देखा, फिर न्यूक्लियस डिवीजन में हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों फेज को देखा, फिर हमने स्पिंडल फाइबर भी वहाँ डिस्कस किए, राइट। और उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस को देखा। साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल और एनिमल सेल किस तरीके से अलग अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस कर रही हैं, ये भी हमने वहाँ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि माइटोसिस जो है अब आपका क्लियर हुआ होगा, राइट।